नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। वही पाकिस्तान जो पूरी तरह से फेलियर कंट्री है और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, उठाए भी जा रहे हैं क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। क्या इसी वजह से आत्महत्या की तरफ पाकिस्तान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि खोने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। आपको बता दें कि लगातार कहा जाता रहा कि 125 करोड़ देश वाला जो लोग वाला देश है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता, इंटरनेशनल लेवल पर क्या अलग थलग पाकिस्तान को नहीं किया जा सकता। अब उसका असर नजर आने लगा है। अब्दुल बासित को यहां तलब किया गया है जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का एक और बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ किया है कि जो सरकार की तरफ से कहा गया है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा, बदला लिया जाएगा, इसका मतलब बदला लिया जाएगा, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार रहे। वहीं छीछा लेदर पाकिस्तान की अमेरिका में भी हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के लिए राहें बची कितनी हैं और कितनी मुश्किल है आगे की डगर और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी आखिर क्या है। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ भी, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उड़ी में भारतीय सेना पर कायराना हमले के बाद पाकिस्तान के पांव उखड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हो चुका है। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत सरकार की कूटनीतिक बढ़त बता रहे हैं। भारत समेत कुछ देशों ने पाकिस्तान में होने जा रहे सार्क सम्मेलन में जाने को लेकर संशय भी जता दिया है। आतंकवाद की लड़ाई में एशिया समेत यूरोप के कई देशों ने भारत को हर संभव मदद देने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उड़ी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया है। ओबामा ने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि जो देश परोक्ष युद्ध में लगे हैं उन्हें इसे बंद करना होगा। उड़ी घटना के बाद ओबामा ने नवाज शरीफ से मिलने से भी इनकार कर दिया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देशों ने उड़ी हमले की कड़ी आलोचना की है। यहां तक कि पाकिस्तान के सरपरस्त चीन को भी आतंकवाद के खिलाफ बयान देना पड़ा है। पाकिस्तान के 4 आला अफसरों ने भी अपनी सरकार को देश की छवि खराब होने के चलते आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तान में प्रतिपक्ष के नेता खुर्शीद शाह ने कहा कि यूएन असेंबली में कश्मीर मुद्दे को उठाकर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और ये बात प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बखूबी जानते हैं। बावजूद इसके संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ कश्मीर में मानवाधिकार हनन का रोना रो रहे हैं, लेकिन उनके मुंह पर कश्मीर के नौजवानों ने ही तमाचा जड़ दिया है। श्रीनगर से लेकर दक्षिण कश्मीर के तमाम जिलों के हजारों युवा जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होने के लिए उमड़ पड़े हैं। अली शाह गिलानी जैसे देशद्रोहियों ने भी कश्मीरी नौजवानों को सरकारी भर्ती में नहीं जाने की अपील की थी। वहीं बलूचिस्तान में हजारों लोगों के नरसंहार पर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में भारत के सामने पाकिस्तान का दम उखड़ चुका है। कमजोर और बेचैन पाकिस्तान अब छटपटा रहा है। आपाधापी और घबराहट में पाकिस्तान ने एलओसी के पास के इलाकों की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। सेना ने इन क्षेत्रों के हाईवे बंद कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। यह सारी नौटंकी करने के पीछे है पाकिस्तानी सेना का जनरल राहिल शरीफ। राहिल शरीफ वो शख्स है जो 1971 की जंग में अपने बड़े भाई और 1965 की जंग में अपने मामा को भारतीय सेना के हाथों मौत के घाट उतरते देख चुका है। चंद रोज बाद राहिल शरीफ को पाकिस्तानी सेना के जनरल का पद छोड़ना होगा, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास है, जनरल को जब अपनी कुर्सी दूर होती दिखती है तब हिंसा और हंगामा खड़ा किया जाता है। नवाज शरीफ भी राहिल शरीफ को सेवा विस्तार नहीं देना चाहते, लिहाजा आतंकी हमला, फ्लाइट कैंसिल करना, हाईवे ब्लॉक कर देना, इन सब घटनाक्रम को पैदा कर राहिल शरीफ युद्धनुमा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों को लगे कि अभी सेना को जनरल की जरूरत है और उनका रिटायरमेंट आगे बढ़ा दिया जाए। दुनिया में आज पाकिस्तान अस्थिर है
आतंकवाद की फैक्ट्री और उसका केंद्र है। चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान का इसी तरफ आगे बढ़ते रहना यह साफ कर रहा है कि उसकी अगली और आखिरी मंजिल खुद की बर्बादी है, या कहें तो खुद ही पाकिस्तान अपनी आत्महत्या से पहले अपना सुसाइड लेटर लिख रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ महमूद आलम हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, साथ ही साथ हमारे साथ पीके सहगल जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी पीके सहगल साहब, अगर मैं पूछूं आपसे कि आगे क्या, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया है, अलग थलग पड़ गया है। बान की मून ने उनको सपोर्ट नहीं दिया, ओबामा ने उनको सपोर्ट नहीं दिया, रशिया ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशंस वर्चुअली कट ऑफ कर दिए हैं जी। आप देखते हैं जितनी भी दुनिया की महाशक्तियां सबने बिना नाम लिए उनको कंडेम किया बहुत बड़े पैमाने पर। और पहली बार है कि उनके ऑल वेदर फ्रेंड चाइना ने भी उनके नाम लिए बिना लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर उनको कंडेम किया है और कहा है कि हम वी आर शॉक्ड एट दी उरी इंसिडेंट। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान की जुडिशरी है, साफ तौर पे सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है बड़े गलत फैसले दे रहा है। और ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं उनके आर्मी चीफ राहिल शरीफ की वजह से और ISI की वजह से। साफ तौर पे जैसे कि कहा गया आपके चैनल में कि 31 अक्टूबर को उनकी रिहाई होनी है। उन्होंने कहा कि मैं आगे एक्सटेंशन नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में वो एक्सटेंशन ढूंढ रहे हैं। तकरीबन कुछ महीने पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में ओवरनाइट पोस्टर्स आ गए थे, उनसे कहा जा रहा था कि आप टेक ओवर कर लो और इस सरकार को डिसमिस कर दो जी। अभी सारी की सारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो जानती है कि जो पाकिस्तान की मुसीबतें हैं उनकी जड़ जो है वो पाकिस्तान की फौज और ISI है। और अभी हिंदुस्तान को उन्होंने इस माफिक ललकारा है, जब हिंदुस्तान जब भी जवाबी कार्रवाई करेगा पाकिस्तान की आबरू, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की फौज की काबिलियत उनके अवाम के सामने आएगी और बहुत बड़े पैमाने पर अवाम को प्रेशर डालना पड़ेगा उनकी जुडिशरी को और मीडिया को कि उनकी जो फौज है उनको बैरक्स में डाला जाए और सिविलियन हुकूमत को आगे किया जाए। अगर सिविलियन हुकूमत को ये आगे नहीं आने देते जी, तो पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा अंदरूनी विद्रोह हो रहा है। सिंध उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, बलूचिस्तान उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके खिलाफ, तो एक केवल पंजाब ही रह गया है। इट्स अ वर्चुअली हम्प। सारे के सारे पाकिस्तान के अपने ही लोग अपनी सरकार से बिल्कुल खफा हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों के ऊपर हर तरफ, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, इतने बड़े जुल्म ढा रहा है जिनको बर्दाश्त करने की शक्ति उनके खत्म हो चुकी है। और बहुत अच्छा था कि 15 अगस्त को पूरी दुनिया के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बारी केवल मॉरल सपोर्ट एक्सटेंड किया बलूचिस्तान के लोगों को और POK के लोगों को जी, जिससे पाकिस्तान की चिंताएं कम से कम 100 गुना बढ़ गई हैं। उनका जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना वो भी चिंतित है जी, क्योंकि जो $46 बिलियन खर्च करने जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी उनको साफ तौर पे नजर आता है कि वो असंभव है। यानी हम कह सकते हैं पीके सहगल जी कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस राह पे ले जा रहा है जहां उसको सुसाइड करना होगा, जिस तरीके से उसके अपने ही देश में तमाम मुश्किलें उसके लिए लगातार बढ़ रही हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा मुश्किलों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और एक वजह यह भी कि जिस तरीके से भारत स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने अलग थलग करना चाहता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसका सच दिखाना चाहता है, वैसा होता हुआ भी नजर आने लगा है। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में भी बिल पेश किया गया है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दिया जाए। इस पर हमारे रक्षा विशेषज्ञ GD बख्शी ने क्या कहा वो आपको दिखा देते हैं। बहुत वेलकम स्टेप, लॉन्ग ओवरड्यू स्टेप है। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट के 2 सेनेटर्स ने एक बिल वहां पे टेबल किया है यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट में, जो कि डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट एक्ट है। तो ओबामा साहब को रिपोर्ट देनी होगी सेनेट को
कि क्या कार्रवाइयां पाकिस्तान कर रहा है, क्या स्टेटस है उसका टेररिज्म के मामले में। तो ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। एक बार अमेरिका की सेनेट ये लॉ पास कर दे तो इसको यूनाइटेड नेशंस में पास करना उतना आसान हो जाएगा। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महमूद आलम, क्योंकि इंटरनेशनल मामलों के आप जानकार हैं और आपको याद है 2008 के बाद भी यही स्ट्रेटजी अपनाने की बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया जाएगा, साथ ही साथ पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उसके नतीजे कैसे रहे हम सबके सामने हैं, लेकिन क्या जब से जो मुहिम चली आ रही है और अब लगातार जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान की रही हैं, असर हो रहा है? देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है जिस तरीके से इंटरनेशनल फोरम पे उनका कंडेमनेशन हो रहा है जी, भले ही आप यूएसए को ले लें, फ्रांस को ले लें, और यूएसए का देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज है नवाज शरीफ के लिए कि जिस तरीके ने ओबामा ने उनको टाइम नहीं दिया है मिलने के लिए, और सहगल साहब जैसे अभी बोल रहे थे जिस तरीके से उसको टेबल किया गया है। उसके अलावा जो है यूएसए ने ये भी बोला है पाकिस्तान से कि आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है कम कीजिए। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान ने उसको मना कर दिया है जी, लेकिन ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। उसके अलावा जिस तरीके से देखिए रशिया ने एकदम से जो है उनके साथ साफ मना किया। उसके अलावा ये भी बोला कि जो हम जो है उनको हेलीकॉप्टर्स जो दे रहे थे उस पर भी पुनर्विचार करेंगे। जिस तरीके से फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूके ने और पाकिस्तान का जैसे आपका उनका पड़ोसी अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सभी लोगों ने किया। देखिए, और चाइना का भी लेटेस्ट बयान सुना होगा आपने। क्योंकि देखिए सहगल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना रुपया वो लगाने जा रहे हैं, व्हाट्स दी गारंटी कि वो जिस तरीके से सुसाइड करने जा रहे हैं तो वो इतना रुपया क्यों लगाए वहाँ पे जब तक के। तो ये सोचना होगा। लेकिन अब आप ये देखिए जैसे कि आज जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नवाज शरीफ बोलेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं क्या बोलेंगे। वो मिल के गए हैं किससे? राहिल शरीफ से। और राहिल शरीफ क्या बोलेंगे? आपको मालूम है पाकिस्तान की आर्मी की पूरी स्ट्रेटजी वो एंटी इंडियन है। और सहगल साहब की मैं इस बात से भी इत्तेफाक कर रहा हूँ कि देखिए आप अलावा पंजाबियों के उनके साथ है कौन? कोई नहीं। और पंजाबियों का ही वर्चस्व है वहाँ पे आर्मी में, तो आप समझ सकते हैं। और जिस तरीके से राहिल शरीफ साहब का अपना पर्सनल एजेंडा भी हो सकता है, जिस तरीके से उन्होंने अपने फादर और उनको 65 की जंग में और 71 की जंग में खोया। लेकिन ये है कि इस वक्त ये देखिए कि जो इंडिया को एक सपोर्ट मिला है वो इंडिया की तरफ से ये ज़रूरी है कि इस प्रेशर को बनाए रखे। अब ये देखना होगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कंडम कर रही है वाकई में वो सीरियस है या नहीं है। क्योंकि यूएसए को आप कई मर्तबा देख चुके हैं, वो कंडम भी करता है, डांटता भी है, उस तरीके से फिर चुपचाप वो पाकिस्तान की मदद भी करता है और असला भी देता है उनको और रुपया पैसा भी देता है। लेकिन ये बहुत अच्छी जिस तरीके से इस वक्त हम लोगों ने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लिया है और जिस तरीके से हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो ये जिन लोगों ने जो भी इसके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो है एकजुट रहें, देश से एक जो है बिल्कुल जो है एक सुर में बात जाती रहे कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। पीके सहगल जी, यहाँ सवाल ये है कि जो बौखलाहट है वो बार बार नजर आ रही है पाकिस्तान की, चाहे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात कर लें, चाहे हम बात कर लें बलूचिस्तान की, या फिर जिस तरीके से नवाज शरीफ ने फोन करके पाकिस्तान में कहा है कि फाइटर प्लेन्स को तैयार रखो। वहां ओबामा ने मिलने से इनकार कर दिया है, वहां सीनेटर्स ने बिल टेबल कर दिया है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करिए। कितनी ज्यादा राहें मुश्किल हो गई हैं पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान का रवैया जो है साफ तौर पे नजर आता है कि बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान जो है घबरा गया है जी। जो बार बार कहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट हूँ, मैं न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करूंगा। साफ तौर पे वो जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस। हिंदुस्तान पाकिस्तान को बर्बाद नहीं कर रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, कोई इतना बड़ा हमला नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद जो वो कार्रवाई कर रहे हैं उससे उनकी नर्वसनेस साफ तौर पे नज़र आ रही है। वो ओबामा ने जो उनको रिफ्यूज़ किया मिलने के, कैरी ने उनको साफ तौर पे कहा कि आप अपने टेरिटरी को इस्तेमाल मत होने दीजिए टेररिज्म के लिए। तो
यानी दूसरे लफ्ज़ों में आज पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग है। आप देखो, ब्रिक्स ने उसको कंडेम किया है, नैम ने उसको कंडेम किया है, सार्क जो नेशंस है, सार्क में भी पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सार्क के पूरे देश, पूरे जितने भी देश हैं, उनको एकजुट होकर वहाँ पे जाने से इनकार कर देना चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अभी समय आ गया कि पाकिस्तान को विद इन सार्क ऑल्सो इररिलेवेंट कर दिया जाए और उसको सार्क से निकाल दिया जाए। उनके जो मिलिट्री की पॉलिसी थी, उन्होंने सोचा था कि नवाज शरीफ जब 21 सितंबर को वहाँ बातचीत करते हैं, जो उनकी आज हमारी 22 है, उनकी 21 है, कुछ ऐसा स्पेक्टेकुलर किया जाए जिससे पासा उनके फेवर में हो। लेकिन उनको ये नहीं समझ आया कि जो कार्रवाई उन्होंने की वो बिल्कुल उल्टी पड़ी और पाकिस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर इतने प्रेशर में आ गया है जिससे निकलना असंभव है। वो अभी क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो तो वो जाने, लेकिन साफ तौर पे पाकिस्तान की मुसीबतें जो हैं उरी हमले के बाद में कम से कम 100 गुना बढ़ गई हैं एंड देयर इज नो वे वो इसमें से निकल सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ। महमूद आलम कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे ज्यादा उनके लिए चिंताजनक बात यह होगी कि आने वाले समय में मैं साफ तौर पे देख रहा हूँ कि उनका ऑल वेदर फ्रेंड जो चीन है जी, उसको भी अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। चीन भी जानता है कि हिंदुस्तान एक उभरती हुई शक्ति है, इट्स एन इकोनॉमिक पावर, इट्स अ ग्रोइंग मिलिट्री पावर, इसकी डेमोग्राफिक, हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अगले 10 साल में विल बी द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो क्या वो हमारे साथ दोस्ताना रिश्ते करेगा और विल ही कंटिन्यू टू सपोर्ट समबडी जिसको सारी दुनिया ठोकरा रही है? ठीक है, और उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में उसको फायदा है। पीके सहगल जी, मैं कुछ और सवाल पूछूंगी आपसे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत अमीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले महमूद आलम, मैं आपका रिएक्शन ले लूं एक बार। मैं ये कह रहा था, देखिए, अगर सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया में इतने रिलेशंस कश्मीर की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद कश्मीर में पाकिस्तान के अवाम ये नहीं चाहेंगे कि कश्मीर की वजह से उनको एक जंग झेलनी पड़े जी। तो ये जो बार बार जो है वहाँ की आर्मी और नवाज़ शरीफ जिस तरीके से कश्मीर का वो बार बार कर रहे हैं कि साहब जो हिंदुस्तान में जो और ये और वहाँ के लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि साहब ये उरी का अटैक जो है, ये जो कि वो वहाँ की आर्मी जो जुल्म और ज़्यादती कर रही है उसका है, हमसे कोई मतलब नहीं है इसका, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे। तो अच्छा, दूसरे उसके अलावा मैं बोल रहा था, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त इतनी नर्वसनेस है कि अब उनको ये लग रहा है कि वो बिल्कुल अलग थड़क पड़ गए। तो आज ही में सरतार अजीज साहब ने जो है वो जापान और स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से बात की है और अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। जी नुसरत अमीन, अब सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, पाकिस्तान से हैं, ज़्यादा सही तरीके से बता पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, किस तरह से प्रशासन वहाँ सोच रहा है। और जो लगातार लोग कह रहे हैं कि राहिल शरीफ क्योंकि एक्सटेंशन चाहते हैं, इसीलिए पूरा का पूरा खेल उन्हीं के द्वारा रचा गया है, सिविलियन सरकार की वहाँ कोई नहीं सुन रहा, क्या ये सच है? देखिए, मेरी दरख्वास्त होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो ना तो मुझे एग्जैक्ट जो स्पेसिफिक उसका पता है, ना मैंने पिछली गुफ्तगू सुनी है। तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट आप बता दें कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं, तो मैं इस बात का जवाब दे सकूं। नुसरत अमीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हालातों के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2 सीनेटर्स ने टेबल किया है उस बिल को, जिसमें उन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए, पाकिस्तान किस तरीके से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान से जो टेरर है वो खत्म होगा। और उरी अटैक की हम सबसे ज्यादा बात करें, जिसमें मनोहर पर्रिकर जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि अगर हमने कहा है कि बदला लिया जाएगा, अगर हमने कहा है कि कार्रवाई होगी तो मतलब कड़ी कार्रवाई होगी। और आपके नवाज शरीफ कह रहे हैं कि फाइटर प्लेन्स तैयार रखो, फोन करके पाकिस्तान उन्होंने ये कहा है। देखिए, इसमें इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 71 की वॉर के बाद जी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिसमें बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल, जैसे कहते हैं, आमना सामना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का जंग के अंदाज में। लेकिन शुक्र है कि कभी जंग नहीं हुई। मैंने
वन गालिबन 2000 की मिसाल देता हूँ कि 10 महीने तकरीबन स्टैंड ऑफ रहा। जी पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री आप आमने सामने खड़ी रही, शायद 2 या 3 किलोमीटर के फासले पे। और उस वक्त लगता था, पूरी दुनिया को लगता था कि जंग हो जाएगी, और उस वक्त भी जंग नहीं हुई। देखें, ये थ्रेट्स आ रही हैं इंडिया से। कल भी मुझे एक दो इंडिया से इंडिया के threats आ रही दोस्त, हैं। जी, नुसरत अमीर इंडिया ने कब कहा कि हम हमला करने वाले हैं? कड़ी कार्रवाई की बात कही है, हमले की बात तो बिल्कुल नहीं कही। इस तरह मैंने के हमले संकेत की- तो पाकिस्तान से मिल रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोषी लोगों के जी, खिलाफ कार्रवाई की बात मुझे- जरूर की मुझे- गई है भारत की मुझे- तरफ से। मैंने एग्जैक्टली कोई लफ्ज, उनके शब्द कोट नहीं किए हैं कि इंडिया के किसी डिग्निटरी ने या प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। हाँ, इंडिया की तरफ से जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वार्निंग के जो मैसेजेस या स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों, तो जाहिर है उसमें मुख्तलिफ राय है लोगों की। लेकिन एक बात तो है कि जो लोग जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार समझे जाते हैं पाकिस्तान में, तो एक इस खदशे के तहत कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कार्रवाई जिस तरह की भी हो सकता है मिलिट्री कोई एक्शन हो, तो उसको उससे निमटने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो शायद वो करें। तो प्राइम मिनिस्टर से किसी ने कहा होगा तो उन्होंने बयान दे दिया होगा। अब वो ये तो नहीं कह सकते प्राइम मिनिस्टर कि जी इंडिया अगर हमला करेगा या इंडिया एक्शन लेगा तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर के कुछ वो हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, बयानात की हद तक भी, एक्शन की हद तक भी, तो उनको करने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दत्ता भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर दत्ता, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैसा कि आप जानते हैं जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि जो लोग इस पूरे मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ अगर हमने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी, तो इस बात पर आप यकीन रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान क्या सचमुच सुइसाइड करने की तरफ नहीं बढ़ रहा? सवाल मेरा इसलिए है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, जिस तरीके से अमेरिका में बिल पेश किया गया है कि हाँ पाकिस्तान को आतंकी देश आप घोषित करें, जिस तरीके से बराक ओबामा ने नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया, तमाम चीजें एक के बाद हम एक देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। शशि, मैं समझता हूँ कि एक हिंदी में कहावत है, खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी। पाकिस्तान का हालत वैसा ही है। लगातार दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला देश, दुनिया में आतंकवाद को जन्म देने वाला देश, आज के डेट में अगर इंसाफ की गुहार अगर कर रही है और अगर मांग रही है, तो वो अजीब सा बचकाने हरकत लगता है पाकिस्तान की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से आप देखे होंगे जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है जी। और जिस हिसाब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक तरह से हाथ जोड़ जोड़ के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे कि कश्मीर के बारे में हमारे जो बातें हैं उसको सुनिए, और हर जगह पे कहीं ना कहीं पे दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद हो रहा है। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि ज़रा सा भी अगर शर्म अगर बचा हुआ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, तो उनको तो न्यूयॉर्क से वापस अपने मुल्क वापस चला जाना चाहिए। जिस हिसाब से लगातार तमाम देश सरेआम और खुलेआम कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को दोषी मान रहे हैं आतंकवाद को पूरा दुनिया में बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ जिस हिसाब से उड़ी का घटनाक्रम हुआ, उससे पहले आपका पठानकोट का देख लीजिएगा, जम्मू पे तमाम जगहों पे देख लीजिएगा, एक के बाद एक। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का किसी तरह का मॉरल अथॉरिटी है कि वो किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी बात रखे। सबसे पहले पाकिस्तान को जो करना चाहिए, पाकिस्तान को अपने अंदर जितने सारे गंदगी भरा हुआ है उन तमाम गंदगियों को साफ करे, तमाम जितने सारे इंटरनेशनल लेवल पे जितने सारे टेररिस्ट आउटफिट्स है उन सबको बंद करे, बैन करे, और उसके साथ साथ तमाम जितने सारे आतंकवादी है पाकिस्तान के अंदर उनको सजा दे। मुंबई वाला हादसा जो हुआ था, संसद में जो अटैक हुआ था, अक्षरधाम पे जो अटैक हुआ था, इस तरह के पता नहीं मैं कितने सारे लिस्ट गिना दूं, और उसके बाद अगर भारत अगर चेतावनी देता है तो पाकिस्तान को उससे अफसोस होता है या फिर दुख होता है। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान ने किया है पूरे दक्षिण एशिया में, और जिस हिसाब से लगातार पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, तमाम दक्षिण एशिया के जितने सारे मुल्क हैं उन लोगों ने जो कहा है कि सार्क सम्मेलन पे भी पाकिस्तान का बहिष्कार होना चाहिए, और दुनिया भर में जिस हिसाब से चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी
दुश्मनी हो, चाहे वो यूएसओ में कितने देशों का नाम गिना लूं, जिस हिसाब से भारत का पक्ष को वो लोग मान रहे हैं और भारत के पक्ष के साथ सहानुभूति जता रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से बात करने की भी आवश्यकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर हमारे देश के गृह मंत्री या फिर डिफेंस मिनिस्टर अगर चेतावनी दे रहे, वो अपने हक से दे रहे चेतावनी, और उस चीज को ताकि ना हो, हकीकत में तब्दील ना हो, उसके लिए आप पाकिस्तान को प्रयास करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक लेवल पे तो बिल्कुल अलग थलग हो गया है। स्टेप बाय स्टेप भारत के गवर्नमेंट जिस हिसाब से लगातार कदम उठा रहे, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आगे जाके और ज्यादा दुख दिन देखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इस पर नुसरत अमीन का भी जवाब लूंगी, साथ ही बात करूंगी पी के सहगल से भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल मुझे यहाँ रुकना होगा, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूएन में लगातार नवाज शरीफ कह रहे हैं कि कश्मीर में, भारत का जो कश्मीर है उसमें ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि दक्षिणी कश्मीर के 4 जिले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ से 5000 से ज़्यादा युवाओं ने एसपीओ में भर्ती के लिए गुहार लगाई है, एग्जाम पास किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी तरह की तमाम बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। जरा ये सुन भी लीजिए आप। मतलब यहाँ पे एसपीओ की भर्ती चल रही है सर, रैली चल रही है सर। यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आते रहते हैं सर। और क्या जावेद अहमद सर, मैं फारफला कह रहा हूँ, मैं रहता हूँ सर। मतलब यहाँ पे एसपीओ की जो रैली चल रही है सर, मतलब यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट यूथ आए हैं, मतलब अपने रोज़गार ढूंढने के लिए सर। तो फिर मतलब इनका रोज़गार यहाँ हो जाएगा, उनका मुस्तकबिल बन जाएगा, उनका फ्यूचर बन जाएगा, आगे लाइफ में मतलब सेटल हो जाएगी। मतलब उनकी घर वालों की मतलब सभी मतलब फैमिली जो उनकी है वो पूरी सेट हो जाएगी सर। इसलिए तो मतलब आइंदा मतलब ऐसी रैली होती जा रही है सर, तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनकी क्राइसिस हो जाएगी। यहाँ तकरीबन ये कल सुबह से स्टार्ट है हमारा एसपीओज़ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें कल पुलवामा, राजपुरा, लीतर और काकापुरा इलाके के लड़कों ने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स था, लड़के आए यहाँ। और आज जो है त्राल, अवंतीपुरा और पंपुर तहसील के लड़कों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी लड़के आए और ग्राउंड क्वालिफाई किया है काफ़ी। एसपीओ यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, और आपको बता दें कि जो 4 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं कश्मीर के, वहाँ से 5000 से ज़्यादा युवा पहुँचे। तो वहीं जानकारी ये भी है कि जम्मू में भी लगभग 2000 से ज़्यादा युवा पहुँचे हैं इसमें भर्ती पाने के लिए। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सवाल ये भी पूछ सकते हैं नुसरत अमीन आपसे कि नवाज शरीफ किस बिना पर कह रहे हैं कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है। वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात नहीं करते, वो बलूचिस्तान के बारे में बात नहीं करते, वो अपनी चीज़ें नहीं बताते कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं और हम इतना ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन पिछले 70 सालों से कर रहे हैं। वो उस कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं जहां की बाइट्स मैंने अभी आपको सुना दी हैं। देखिए, एक तो इंसानी फितरत है कि उसको दूसरे में बुराई ज्यादा नजर आती है, अपने में कम नजर आती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। खास तौर पे जब बहस कर रहा होता है आदमी किसी से, तो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है और वो समझता है कि वो राजा है इंटेलेक्ट का, वो समझता है कि वो बादशाह है दानिश का, गयान का। लेकिन होता ये है कि हकीकत तो कुछ और होती है, दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो भी ठीक बात कर रहा होता है। तो पहले तो ये एक ह्यूमन नेचर है। नवाज शरीफ साहब ने पहला जो मेरा रिएक्शन है उनकी इस बात पे कि ये ह्यूमन नेचर है कि अपनी बुराई कम नजर आती है, दूसरे की ज्यादा नजर आती है जी। और तीसरा इसका एक ऑब्जेक्टिव रीजन, दूसरा सेकंड, पहला तो वही है ह्यूमन नेचर, दूसरा जो है वो एक रियल सिनेरियो है जो इस वक्त कश्मीर में चल रहा है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आज पता नहीं कौन सा दिन है, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, वो राइट्स, आर्सन, किलिंग, स्टैम्पीड वो सब चल रही है वहाँ पे, जाहिर है दुनिया देख रही है। उसके ऊपर मैं क्या बोलूं, क्योंकि वहाँ पे मीडिया पे बैन थोड़ी ना है, आप जाएं, कवर करें, पूरी दुनिया को दिखाएं। देख रही है पूरी दुनिया, बिल्कुल। इसीलिए ओबामा ने पीएम से मिलने से इनकार कर दिया, नवाज शरीफ से। देखें, या तो आप सार्कास्टिकली बात कर लें मुझसे या एक जर्नलिस्ट की तरह बात जर्नलिस्ट की तरह आप जिस तरह बात की है, इसीलिए ये होगा, इसीलिए। देखें, औरतों की तरह बात ना करें प्लीज, आप जो है प्लीज जर्नलिस्ट बन के।
मुझे लगता है नुसरत अमीन, कभी आपको आपके प्रधानमंत्री को लगता है मनमोहन सिंह देहाती औरत हैं, कभी आपको टीवी का जर्नलिस्ट लगने लगता है कि औरतों की तरह बात ना करें। आपसे पूछा जाएगा ना, आपने कहा ना पूरी दुनिया देख रही है, तो मैंने कहा पूरी दुनिया देख रही है, जरा बताएं तो सही कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से क्यों नहीं मिले बराक ओबामा? हो सकता है वो ना मिलना चाह रहे हो सकता है कोई पॉलिटिकल नाराजगी हो सकता है कि नवाज शरीफ से अमेरिका को जो तवक्कात वाबस्ता हैं वो पूरी ना हुई हो सकता है पाकिस्तान ने कोई ऐसी गलती कर दी हो जिस पे अमेरिका नाराज हो। तो अमेरिका जिस चीज पे नाराज होगा या ओबामा जिस चीज पे नाराज होगा, जरूरी है कि वो कोई गलती हो। अब मुझे उसका क्या पता। हाँ, मेरी नवाज शरीफ से कोई राजदारी में कोई सरगोशी हुई होती, कोई मैंने केयरलेस विस्पर किसी की सुन ली होती, या ओबामा ने कोई इस सिलसिले में किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई होती, तो आपको भी पता होता, मुझे भी पता होता। लेकिन सिर्फ जोड़ देना उसको कश्मीर से और आतंकवाद से कि नहीं, नवाज शरीफ जो है वो एक बेकार आदमी है और वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मैं कैसे कह सकता हूं? और ये आप भी कैसे कह सकते हैं, मुझे बताएं। मिस्टर दत्ता, मुझे लगता है कि शायद दुनिया के तमाम जितने सारे देश हैं, क्योंकि जो पक्ष रख रहे हैं अलग अलग देश, और भारत के साथ जिस हिसाब से एक तरह से खड़े हैं तमाम देश, जैसे फ्रांस ने कहा है कि भारत जो भी कदम उठाएगा उसका अपना अधिकार है आतंकवाद से जूझने के लिए, किसी भी तरह का कदम उठा सकता है, और फ्रांस भारत के साथ है। कनाडा ने भी वही बात कहा, यूके ने भी वही बात कहा, जर्मनी ने भी वही बात कहा, ऑस्ट्रेलिया ने भी वही बात कहा, यूएस ने भी वही बात कहा, रशिया ने भी वही बात कहा, सिंगापुर ने भी वही बात कहा, सार्क के देशों ने भी वही बात कहा। तमाम जितने सारे मुल्क हैं, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो तमाम मुल्क कहीं ना कहीं पे औरत हो गए, या फिर औरत के लिबास में, मतलब ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान को सुनने में बहुत खराब लग रहा है, या फिर बहुत ही दुख हो रहा है पाकिस्तान को ये सब बातें सुन के। दो जो सेनेटर है यूएस के, जिन्होंने सरेआम कहा है कि हम लोगों ने बहुत ही गलती किया है पाकिस्तान को अभी तक मदद देते हुए, और पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी के हित में काम नहीं किया है, अमेरिका के हित में काम नहीं किया है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति के हित में काम नहीं किया है। पाकिस्तान हमेशा काम किया है तो आतंकवाद के लिए काम किया है। पाकिस्तान ने हमेशा अगर काम किया है तो ड्रग माफिया के लिए काम किया है, आतंकवादी जितने सारे गतिविधि हैं उन सब के लिए काम किया है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को एज ए स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म, एज ए कंट्री जो आतंकवाद को समर्थन देता है, उस हिसाब से उसकी बहिष्कार होनी चाहिए और उसको मतलब कि टेररिस्ट देश के हिसाब से घोषित कर देना चाहिए। ये डेमोक्रेट भी कह रहे हैं, ये रिपब्लिकन भी कह रहे हैं, तो डेमोक्रेट भी क्या औरत हो गए, रिपब्लिकन भी क्या औरत हो गए? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। और अगर औरत के भाषा से भी अगर बात अगर कर रहे और सही बात अगर बोल रहे तो उस पे किसी तरह का मतलब वो सेक्स का वो नहीं लाना चाहिए कि मर्द अगर बात सही कहे तो बहुत सही है, मर्द अगर गलत भी बोले तो वो जाहिर है, औरत अगर सही बात भी बोले तो वो नाजायज है। तो ये तो मतलब कि माइंडसेट दर्शाता है वहां के लोगों का, और मैं जरा सा भी दोषी नहीं मानता हूं क्योंकि उन लोगों को बचपन से ही इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया गया है। और जितने सारे मतलब कि एंटी विचारधारा है ना, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी सेकुलर, एंटी ह्यूमैनिस्ट विचारधारा है, वो तो उनके नस में पनपता है, बचपन से उनके खून में है, क्योंकि उनको उसी तरह का तालीम दिया जाता है। और इसीलिए मीडिया में भी इसी तरह का बयान आता है, इसी तरह का भाषा आता है, चाहे वहां का राष्ट्रपति हो, चाहे वहां का प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां का डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वहां का आम जनता हो, चाहे वहां का कोई आतंकवादी हो। मुझे किसी तरह का डिस्टिंक्शन नजर नहीं आता है, क्योंकि वो लोग इसी भाषा से बात करते हैं और इसी परिपक्ष में बात करते हैं। तो इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं इस तरह के बयानबाजी से पाकिस्तान की तरफ से। आज प्रॉब्लम जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, प्रॉब्लम यह है कि पूरे दुनिया ने मान लिया है कि पाकिस्तान इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो बात पाकिस्तान इसको ढकने के लिए जो कोशिश कर रहा है, कश्मीर का गोहार देखे, अरे अपने गिरिबान में तो झांक के देखे, बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, खान पख्तून में क्या कर रहा है, सिंध में क्या कर रहा है, या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या कर रहा है, गिलगित बल्टिस्तान में क्या कर रहा है। सरेआम वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है, माइनॉरिटीज का किस तरह का दुर्दशा है वहां पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी मतलब जो वहां का जो पॉलिटिकल इस्लाम को जो नहीं मानते हैं, या फिर वहां का जो
तालिबानाइज्ड इस्लाम को जो नहीं मानते हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज से जो पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया के सामने, इसीलिए पाकिस्तान आज के डेट में मगरमच्छ की आंसू रो रही है दुनिया में। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि उसको कहीं से भी हैंडकरचीफ नहीं मिल रहा है, रुमाल नहीं मिल रहा है अपने आंसू को पोंछने के लिए। मैं एक बार पीके सहगल का भी रिएक्शन लूंगी। जिस तरीके से पीके सहगल साहब, आपने सुना कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी, क्या वो बौखलाहट का नतीजा नहीं था? एब्सोल्युटली एंड टोटली पाकिस्तान जानता है कि जो न्यूक्लियर हथियार है, इट्स नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस। और हिंदुस्तान किसी प्रकार से पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करना चाहता, हम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान बर्बाद होगा तो अपनी गलतियों से होगा, अगर वो पाकिस्तान टूटा तो अपनी गलतियों से होगा, क्योंकि उसके अपने ही अवाम, अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान किसी प्रकार से कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे पाकिस्तान की एकता या पाकिस्तान की अखंडता या पाकिस्तान के स्टेबिलिटी के ऊपर असर पड़े। हम तो सिर्फ पाकिस्तान को साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखो 20-30 साल से आप ये कार्रवाई करते रहे, हम बर्दाश्त करते रहे, अभी हमारी बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो गई है। हम साफ तौर पे कह रहे हैं जो आपने कार्रवाई की इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, और आइंदा आपने अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई की तो आपको उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और साफ तौर पे फैसला हो गया देश के अंदर, 1.25 बिलियन लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जी एक्ट करें, सारे पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि प्रधानमंत्री जी एक्ट करें। हाँ। उन्होंने खुद कहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। और अगर इस समय भी हमने कोई कार्रवाई नहीं की तो गवर्नमेंट की छवि और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, खास करके प्रधानमंत्री की बुरी तरह से गिर जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने फैसला कर लिया कुछ तो करना है, लेकिन सोच समझकर अपने टाइम पर कौन सा टारगेट, किस प्रकार का टारगेट, उसको कैसे करना है, किस क्वांटिटी में करना है, वो हम चुनेंगे अपने समय पर। लेकिन हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसका किसी प्रकार से उनके आर्मी चीफ को फायदा ना हो सके, जिसकी बदौलत वो कहें कि आज उनका वहां रहना बड़ा लाज़मी और उनका एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। डू इट लेटर आफ्टर ही रिटायर्स, और शायद उससे पहले करें। ये टाइमिंग हम चुनेंगे। पाकिस्तान घबराया हुआ है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं। जी, पाकिस्तान भी जानता है, हिंदुस्तान भी जानता है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल किया गया, जी, हाइपोथेटिकली वो जानता है कि इसको नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो करता है गलती तो मिनटों के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम बहुत बड़े देश हैं, हमारा देश फिर भी कायम रहेगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। जो नुसरत अमीन को हंसी आ रही है, एक बार नुसरत अमीन से भी बात कर लेते हैं। चाहता है ना दुनिया चाहती है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा, इंडिया ने कहीं पर भी नहीं कहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा नुसरत अमीन नुसरत अमीन पहले पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो गुस्सा नहीं हुए, जो मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनका नमन करता हूं और मजा आ रहा है उनके साथ। अरे मुझे भी गुस्सा दिलाया जा चुका है इस टीवी पे। नहीं, देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था शशि कि देखिए इंडिया ने कहीं पर भी नहीं बोला कि वी आर गोइंग टू अटैक पाकिस्तान। उन्होंने ये जरूर बोला एनफ इज एनफ। जो परपेट्रेटर हैं उनको जो है सबक सिखाया जाएगा, कब सिखाया जाएगा, किस फॉर्म में सिखाया जाएगा, वो इंडिया डिसाइड करेगा। लेकिन देखिए वहाँ पे एकदम से जनरल राहिल शरीफ का बयान आता है कि वी आर प्रिपेयर्ड, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। वहाँ पे बात हुई कि हम लोग जो है न्यूक्लियर आर्सेनल यूज़ करेंगे। तो भाई देखिए न्यूक्लियर आर्सेनल तो मिनिमम डेटरेंट के लिए होता है। छोटी छोटी बातों पे आप जो है एकदम से बोलेंगे कि नहीं साहब हम तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये शो करता है कि आप कितने जिम्मेदार मुल्क हैं कि आप इसके लिए, भाई देखिए होना तो ये चाहिए था कि उनको अफसोस जाहिर करना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमारी धरती जो है यूज हुई है उसके लिए। से जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो वो सीधे चलते बने, नो कमेंट कह के, उन्होंने अफसोस तक जाहिर नहीं किया। तो फिर या तो ये शो करता है कि वो जो है ये जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है कि मिलिटेंसी को, मिलिटेंट्स को यूज करो जी। तो अब ये तो पाकिस्तान को लेकिन मेरे हिसाब से कि किस तरीके से ये जो है इस तरीके के इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि भाई अभी इंडिया ने कुछ किया नहीं। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि भाई आप जो है अपने हाउस को ऑर्डर में लाओ और अपनी ज़मीन को जो है हमारे खिलाफ जो है आतंकवादियों के मत होने दो। तो
एक सेंसिबल पड़ोसी के नाते तो उनका ये फर्ज बनता था, ये बोले ठीक है आप हमको इनपुट्स दीजिए, हम देखेंगे अगर हमारे यहाँ से हुआ है और जो ये चीजें हम इसको रोकने की कोशिश नहीं, अगर करेंगे। ये बयान होता तो फिर वैसे ही बयान हो जाता ना जो हमेशा से होते रहे, रिजल्ट उसके कितने रहे वो हम सब जानते हैं। एक बार नुसरत अमीन से जवाब ले लेती हूँ। नुसरत अमीन, जिस तरीके के हालात अभी नजर आ रहे हैं और जो मैंने पहले भी सवाल पूछा, न्यूक्लियर वॉर की जो शुरुआत की बात कही गई, पाकिस्तान की बौखलाहट को क्या सच में नहीं दर्शाता? दूसरा सवाल ये, क्योंकि वहां पे आप जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि वहां की सरकार की क्या वाकई में चलती है राहिल शरीफ के सामने तमाम स्ट्रेटेजी, तमाम कूटनीति अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए राहिल शरीफ ही तैयार करते हैं क्या? जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक एक्सप्लेन कर दूं, अपनी क्लैरिफाई कर दूं अपनी पोजीशन जी। मैं कोई जेंडर बायस्ड आदमी नहीं हूं। हाँ, मुझे ये बात बुरी लगती है जब कोई औरत या कोई मर्द ऐसे ऑर्थोडॉक्स अंदाज में, उस अंदाज में बात करता है जिससे वो जेंडर डिफरेंस का दौर जो अभी भी खत्म नहीं हुआ, और पाकिस्तान में बड़ा बुरा हाल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। और मैं इंडिया या किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है। अभी अमली तौर पे चीजें ठीक नहीं है लेकिन ठीक हो रही हैं। तो जब कोई पुराने अंदाज में देखें, औरत ये बिल्कुल नए अंदाज में था। कहीं कहीं लगता है कि औरत भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने में अपने एटीट्यूड की वजह से कसूरवार होती है, और मर्द तो होता ही है। अभी मैंने थोड़ा सा पॉइंट पे आते हैं। हाँ। जी पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा मैंने वेमेन शोविनिज्म भी देखा यहाँ पे और मेल शोविनिज्म भी देखा अभी इस गुफ्तगू में। एक साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे, बिल्कुल, कि पाकिस्तान को अगर नुकसान हुआ तो अपने ही कसूर से होगा। ही इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आखिर में फिर वो एटम, वो बच्चों वाली गुफ्तगू शुरू हुई, उस पर ज़ाहिर है मुझे हंसी आ गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। हाँ, अब देखें ना, अब मैं क्या इन बातों का क्या जवाब हो सकता है। हाँ, कमिंग टू योर पॉइंट, आपने जो सवाल किया कि जी पाकिस्तान में रिएक्शन, देखें इंडिया पाकिस्तान से मिलिटरीली न जाने कितने गुना, मैं क्या बताऊँ, शायद 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना बड़ा मुल्क है, और सोफिस्टिकेटेड भी है ज़्यादा, डेफिनेटली पाकिस्तान से ज़्यादा वेपन्स के हिसाब से, आर्म्स एंड एमिनेशन के हिसाब से। और दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से एक है इंडिया। उसकी पोजीशन है सस्टेन करने की, वॉर के दौरान वो अगर वॉर होती है तो अपने आप को स्टेबल रखने की वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में। तो फिर पाकिस्तान में अगर कोई रिएक्शन या पाकिस्तान में अगर कोई कंसर्न है तो वो बहुत नेचुरल है, नंबर 1, ठीक है जी। उस पर यह सवाल करना कि बेचैनी क्यों पाई जाती है और हम जंग की बात तो नहीं कर रहे। देखें, ये आप खुद सोचिए, कोई सुपर पावर किसी निस्बतन छोटे मुल्क को, चाहे इंडिया को या रशिया, किसी फ्रांस जैसे मुल्क को थ्रेटन करता है तो वहाँ एक तशवीश होगी और तैयारी भी होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कुछ दोस्त पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, और भी जगहों पे मैंने नोट किया कि वो शायद वो एटमी टेक्नोलॉजी, एटॉमिक वेपन को समझते हैं एटम बॉम्ब। नहीं, पाकिस्तान एक फील्ड में मुझे लगता है, मुझे ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, काफ़ी आगे जा चुका है। छोटे न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाल के तौर पर बिल्कुल जो आसानी से फेंके जा सकते हैं किसी गुलेल की तरह, उसमें काफ़ी आगे जा चुका है, और जो 2-4 बिल्डिंगों को तबाह कर सकते हैं। मैं कोई खुदा ना करे वार मॉन्गरिंग वो नहीं कर रहा, मैं एक बता रहा हूँ छोटे पैमाने पे एक लिमिटेड और स्पेसिफाइड जगह को या टारगेट को तबाह करने के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है छोटे लेवल, वो उसकी बात कर रहे होंगे कि जी हमने, अगर इंडिया ने ये किया तो हम ये कर देंगे। उनका भी मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी ने जो रिएक्शन किया कि जी हम एटमी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, उसका ये मतलब नहीं कि बॉम्ब फेंक देंगे। इस तरह इतना आसान नहीं होता जी किसी का बॉम्ब फेंकना। जिन्होंने बॉम्ब फेंका था वो आज तक भुगत रहे हैं, आज तक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, एक कौम की नहीं, एक पूरे खित्ते की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, और आज भी आंसरेबल हैं उस कौम को। ओबामा पहला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसने जाके वहाँ हिरोशिमा पे जाके विजिट किया, और वो दुनिया में खबर बनी, और उसको एक बहुत बड़ा अचीवर कहा जाता है। देखें, बॉम्ब फेंकने वाला बचता नहीं है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो। और पाकिस्तान और इंडिया तो इस काबिल भी नहीं है कि कहीं बॉम्ब फेंक के उसको रिकवर कर सकें, उस कौम को रिहैब कर सकें। मैं यहाँ पे एक बात
रखना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा है उसको ही थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं, पर वो बात रखने से पहले एक और बात का जवाब देना मैं इम्पोर्टेंट समझता हूं। हाँ, भारत बेशक एक बड़ा देश है, एक बड़ा मुल्क है, डेमोक्रेटिक है, सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड है और उसके साथ साथ सेकुलर है, इसीलिए अभी तक हम लोग संयम रखे हैं इतने सारे रक्तपात के बाद भी, इतने सारे ब्लडशेड के बाद भी। और लगातार जिस हिसाब से पाकिस्तान हमेशा एज अ रॉक स्टेट के हिसाब से, जिस हिसाब से उंगल करने की कोशिश करता है और हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाता है, उसके बाद भी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर सेक्युलर, वी आर लिबरल, इसलिए हम लोग अभी तक संयम रखे हैं। पर संयम का भी एक सीमा होता है, वो सीमा शायद पाकिस्तान ने आज के डेट में लांघ चुका है और इसीलिए भारत के तरफ से इस तरह का रिएक्शन हो रहा है। और अगर रिएक्शन कल को अगर बड़े पैमाने पे अगर होता है तो वो भी लाजमी है और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को कसूरवार नहीं ठहराएगा और नहीं मानेगा, पाकिस्तान को ही कसूरवार मान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। जहां बात आती है न्यूक्लियर वेपन्स की, आज मैं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि हाँ, इस तरह की बातें सामने आई हैं कि इंडियन आर्मी अगर एलओसी पे किसी तरह का एडवेंचर अगर करता है या फिर इंडियन आर्मी आगे अगर बढ़ता है तो हो सकता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स वो पाकिस्तान इस्तेमाल करे इंडियन आर्मी के ऊपर और वो फ्रंटल लाइन पे, मतलब न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल हो सकता है। पर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इस तरह का भी गुंजाइश ना करे, क्योंकि अगर फ्रंटल एरियाज पे भी अगर छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स अगर पाकिस्तान अगर इस्तेमाल करता है और उसके साथ साथ भी अगर मिस एडवेंचर अगर पाकिस्तान अगर करता है, और मान लीजिए अगर हमारे मुल्क में, हमारे देश में किसी भी शहर को टारगेट करके अगर एक बॉम्ब गिराने की कोशिश अगर करता है, उससे तो यह है कि हाँ, भारत का एक दो शहर अगर तबाह हो सकता है। पर हिंदुस्तान ने अगर गलती से भी एक दो बॉम्ब अगर फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर, इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में इतना बड़ा गड्ढा होगा कि इस अरब सागर अपने आप ही पानी पूरा पाकिस्तान को ढक देगा। पानी लाके इतना बड़ा एक सुरंग बन सकता है, इतना बड़ा एक डंजन हो सकता है, इतना बड़ा एक गड्ढा हो सकता है। सो इफ पाकिस्तान वांट्स की अरेबियन सी का एक और एक्सटेंशन हो जाए पूरे पाकिस्तान के ऊपर, तो बेशक पाकिस्तान इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे। पर दूसरी बात यहां पे यह भी है कि अगर हिंदी में कहावत है ना कि गरजते बादल बरसते नहीं है और बरसते बादल गरजते नहीं है। आज के डेट में देखना पड़ेगा कि आखिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स या फिर न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के हाथ में है या फिर अमेरिका के खुफिया एजेंसी के हाथ में है। और अमेरिका ने पहले भी कई बार बयान दे चुका है कि पाकिस्तान के जितने सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो सुरक्षित है और उस कहीं ना कहीं पर सुरक्षा कवच है उसके ऊपर। तो इसलिए इस तरह का बौखलाहट वाली बातें पाकिस्तान ना करे। बेशक ये है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसका इकोनॉमी का, उसके सोसाइटी का, उसके पॉलिटिक्स का और उसके पॉलिटी का और तबाही ना हो, बेटर यही होगा कि जितने सारे गुनाह पाकिस्तान ने किया है वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने और भारत के सामने हर गुनाह को माने और उसके बाद कहे कि आइंदा से इस तरह का उरी जैसा एडवेंचर नहीं होगा और हम लोग शांतिपूर्वक बातचीत करके समाधान पीके सहगल जी से भी बात कर ले। पीके सहगल जी, जो कह रहे हैं मिस्टर दत्ता कि ये आसान है और क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान जैसे देश में जहां पर सिविलियन गवर्नमेंट एक कदम आगे बढ़ाती है दोस्ती की तरफ और वहीं पीछे खींचने के लिए 4 कदम वहां पे राहिल शरीफ हो या कोई और आर्मी चीफ हो, आर्मी चीफ के साथ साथ आईएसआई या फिर वहां पे जो तमाम चरमपंथी ग्रुप हैं उनके तमाम सरगना मिलकर काम करते हैं, क्या ये तमाम चीजें उतनी आसान होंगी? और जिस तरीके से बात कही जा रही है कश्मीर की, आप वहां पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, वहां पे जिस तरह के हालात अभी पैदा हो रहे हैं उसकी बात करें, और इंटरनेशनल फोरम पे लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितना अलग थलग है, उसके बाद ये बौखलाहट, उसके बाद ये तमाम जो चीजें नजर आ रही हैं, किस तरह का रुख ले सकती हैं आगे? मेरे मुताबिक तो साफ तौर पे पाकिस्तान को एक फैसला करना है जी कि सिविलियन जो है जमहूरियत को उसको बढ़ावा देना है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है और मिलिट्री को और आईएसआई को अपने बैरक्स में वापस भेजना है। अगर वो नहीं करते तो पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान आज है वैसे नहीं रहेगा। बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान की अपनी गलती से, सिंध अलग हो सकता है उनकी अपनी गलती से, बलूचिस्तान अलग हो सकता है अपनी गलती से, पीओके अलग हो सकता है उनकी गलती से। हिंदुस्तान ने किसी प्रकार से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश ना की है ना कर रहे हैं। हमने तो केवल मॉरल सपोर्ट ही एक्सटेंड किया है, वो भी
पीओके को और बलूचिस्तान को, और वो मॉरल सपोर्ट से ही पाकिस्तान की कितनी मुसीबतें बढ़ गई हैं सारे के सारे पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने और मोदी जी जब बने और मोदी जी ने उनको इनवाइट किया, वो आए, वो चाहते थे दोस्ताना रिश्ते बढ़ाए जाएं। वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेस वो समझते थे कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करें, टू वे कांटेक्ट करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान में 12 घंटे 14 घंटे बिजली नहीं है, बेरोजगारी है, बहुत बड़े पैमाने पर हर प्रकार की हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर सकता था और वो चाहते थे हिंदुस्तान की मदद जी। आप देखो जब उफा में मीटिंग हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कुछ स्टेटमेंट, लेकिन जैसे ही वापस पाकिस्तान में आए तो अपनी स्टेटमेंट से मुकर गए, क्योंकि आईएसआई ने उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर किया, पाकिस्तान की मिलिट्री उतना प्रेशर किया। अभी जब वो यूएन जनरल असेंबली में बातचीत करने गए हैं जी, तो बड़ा अजीब लगा कि कहा गया कि उन्होंने जो वहां स्पीच देनी है उसको वेट किया गया, बड़ी बड़ी बार बार उसको मिलिट्री ने देखा, आईएसआई ने देखा, और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां क्या बोलना है वो हाफिज सईद वगैरह, लखवी और मसूद अजहर को भी दिखाया गया। यानी दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आर बिकमिंग अकाउंटेबल टू द टेररिस्ट एज अगेंस्ट अकाउंटेबल टू द ओन पीपल। हम समझ सकते हैं पीके सहगल जी, हमें आ गया है कि पाकिस्तान के मीडिया को और जुडिशरी को कुछ करना है। नुसरत अमीन, पाकिस्तान की जुडिशरी ने मुशर्रफ को हटा दिया था। पीके सहगल को आपने सुना कि वहां का मीडिया और वहां का न्यायाधीश, वहां की जुडिशरी कुछ करे, और साथ ही साथ क्या ये वहां मुमकिन है कि लोकतांत्रिक सरकार सबसे ज्यादा मजबूत हो बजाय आईएसआई, तमाम चरमपंथी ग्रुप्स के जो सरगना हैं, जो कमांडर्स हैं वो, और वहां की सेना के चीफ के अलावा? बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी। देखें, छोटा सा जवाब तो यही है कि जाहिर है जुडिशियल एक्टिविज्म पाकिस्तान में देखा जाता रहा है, अभी भी देखा जाता है, और एक या दो नहीं, बहुत सारे जजेस, बहुत सारे लोग जो ज्यूरिस्ट हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पे बैठ के ऑलमोस्ट हर सूबे में इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, इंक्लूडिंग फाटा, वो अपने अपने तौर पे फैसले करते रहे। फौजियों के दौर में फौजियों के खिलाफ फैसले आते रहे, छोटी छोटी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन दूसरे मामला भी चलते रहे। तो ये तो होता रहा है, और मैं समझता हूँ कि देखें इस तरीके से, देखें मैं ये बात जी, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, मेरे पास समय की कमी है नुसरत अमीन, छोटा सा जवाब जी। बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना कि हर मामले में आईएसआई और आर्मी को पाकिस्तान के मामलात में, पॉलिटिकल मामलात में सुप्रीमेसी हासिल है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो मिलिट्री रूल जो 30 साल 32 साल पाकिस्तान में रहा है, ओवरऑल 70 साल के टेन्योर में, दौर में, उसकी वजह से एक उसका इम्पैक्ट है। ठीक है, मैं बहुत छोटा सा आंसर, बहुत छोटा सा एक लाइन ये कहना चाहूँगा कि ये नवाज शरीफ साहब की मजबूरी है, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ जो है वहाँ पे बहुत पावरफुल हैं और रिटायर हो रहे हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये आर्मी वालों को खुश नहीं करेंगे उनकी जो पॉलिसी है, तो वहाँ पे राहिल साहब जाते जाते मिलिट्री को ना कर दें। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, जिस तरीके से दोस्ताना व्यवहार दिखाने की कोशिश की थी, कहा यह गया कि शायद पाकिस्तान को लगा कि ये भारत का ढुलमुल रवैया है, और उसी का नतीजा हम लगातार देखते भी रहे पाकिस्तान की तरफ से। और अब भारत की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अब बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई का मतलब कड़ी कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।